जो उचाना के हल्के में है, उस गांव में अपना स्कूल चला रहे श्री सुरेश शर्मा, जो सुबह भ्रमण के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए, उनकी कुछ गुंडों ने, अज्ञात गुंडों ने निर्मम हत्या की, जिसका वहाँ के इलाके में, पूरे समाज में, जो भाईचारे में और शांति में विश्वास और यकीन रखता है, उन सभी में पूरे समाज में रोष है। हम उस निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा जो कानून में प्रावधान है वो सज़ा दी जाए, क्योंकि उनकी मंशा बड़ी घातक है। इससे पहले 2.5-3 साल पहले उनका बड़ा लड़का जो नेकीराम कॉलेज में पढ़ता था रोहतक में, उसकी हत्या की गई थी और ये मास्टर जी अपने पुत्र के हत्यारों के मौके के गवाह थे। उन सभी गवाहों और सबूतों को, साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए ये जघन्य कृत्य किया गया है। पुलिस प्रशासन जो हरियाणा में पिछले समय से लगभग पूरा प्रशासन पंगु और लकवाग्रस्त हो चुका है, वो जागे और अपने जो उनका दायित्व है अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे, ताकि पीड़ित परिवार को, हालांकि ये अपूर्णीय क्षति है, उनके जाने से वो क्षति पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कानून पर विश्वास आए, लोगों का विश्वास जगे कि हरियाणा में कानून का राज है। और इसके साथ साथ मैं सियाराम शास्त्री, प्रधान जिला ब्राह्मण सभा जींद और पूरा ब्राह्मण समाज जींद से और उचाना से आए हुए ऋषिराम शर्मा डूमर खां, जो उचाना ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, हमारे पूर्व प्रधान रामफूल जी, हमारे उप प्रधान ओमनारायण शर्मा जी, अब वर्तमान में पूर्व में महासचिव रहे, हमारे संरक्षक सभा के तेजराम शर्मा जी और हमारे संरक्षक श्री रामभद्र कौशिक, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, और उमेश शर्मा उप प्रधान ब्राह्मण सभा वर्तमान में, और ये रामपुर शर्मा जी हमारे सदस्य हैं सभा के, रामभगत शर्मा पूर्व महासचिव हैं, और भी बहुत से लोग, रामभगत जी, ये श्री रामवत्स हमारे मैनेजर हैं सभा के। हम सभी जिला ब्राह्मण सभा की ओर से उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित परिवार को भगवान उन्हें इस अपूर्णीय क्षति और असह्य वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे, क्योंकि उनका कोई अब कमाने वाला नहीं रहा। बड़ा लड़का था वो चला गया, वर्तमान में जो स्कूल को संचालित कर रहे थे मास्टर जी वो चले गए, एक छोटा बच्चा है अभी वो पढ़ रहा है, अभी उसका पढ़ाई का कार्य जारी है। हम मांग ये भी करते हैं कि उसको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ हरियाणा की हालात जो हैं, जो दिखाई दे रहे हैं,
पिछले 2014 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए तो हरियाणा की जनता ने क्राइम, करप्शन, कालाबाजारी और कुशासन जो कांग्रेस के समय था, उनसे निजात पाने के लिए खास तौर पर ब्राह्मण समाज जो परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा है, उसने बीजेपी को अपनाया था। एक परिवर्तन लाने के लिए प्रांत में परिवर्तन आएगा, कुशासन का खात्मा होगा, करप्शन और दूसरे जो गलत कार्य हो रहे थे कांग्रेस के समय, अनदेखी की जा रही थी ब्राह्मण समाज की, नौकरियों में भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद चल रहा था, इन सब से दुखी होकर के उपेक्षित समाज ने बीजेपी का दामन थामा और 2014 के अंदर बीजेपी के जिस नेता के नेतृत्व में जो योग्य था, कुशल है, सक्षम है, अनुभवी है, हर प्रकार से उस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पहली बार बीजेपी को हरियाणा में बहुमत प्राप्त हुआ। प्रोफेसर रामविलास शर्मा, वो 2 बार पहले मंत्री रह चुके, प्रशासनिक अनुभव था उनका, 2 बार पूर्व पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, हरियाणा का बीजेपी का एकमात्र चेहरा रामविलास शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा का दोनों जगह 10 की 10 सीटें बीजेपी को हासिल हुई लोकसभा की, और पूर्ण बहुमत जो ना बीजेपी को हासिल हुआ। लेकिन इसके बाद वर्तमान हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अनुभवहीन, अयोग्य, अकुशल और अक्षम, कमज़ोर व्यक्ति को बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा की जनता के, मतदाताओं के प्रतिकूल, उनकी भावनाओं के प्रतिकूल थोप दिया, सत्ता की बागडोर संभाल दी। उन्होंने बनते ही अपने करिश्मे दिखाने शुरू किए, ब्राह्मण को अपमानित किया गया, गला उतार दूंगा, इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हमने सब्र की घूंट पी 2014 में। इसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में रोहतक और सोनीपत जो गढ़ है कांग्रेस का, जहां चौधरी देवीलाल जैसी महान हस्ती को हराया गया, उन प्रतिद्वंदियों को, वहाँ जो करनाल के अंदर हमारी परंपरागत सीट रही है, वहाँ से डॉक्टर रविंद्र शर्मा जो 2 बार सांसद रह चुके थे, उनको वहाँ से बेदखल किया गया और वहाँ चक्रव्यूह में फंसा दिया। रोहतक में पता नहीं क्या मानसिकता थी, लेकिन उस योद्धा ने उस चक्रव्यूह को भेदा और वहाँ से उस अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उस हुड्डा साहब को, जो 10 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने चौधरी देवीलाल को शिकस्त दी है रोहतक के अंदर, और यहाँ सोनीपत में उन्हीं के पुत्र को रोहतक में और पिता को सोनीपत में, दोनों को शिकस्त दी। रमेश चंद्र कौशिक ने सोनीपत से और डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने रोहतक से। दोनों सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। हक बनता था उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने का, और यह आश्वासन दिया गया था रोहतक की चुनाव प्रचार में। पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, डॉक्टर हैं, 4 बार 4थी बार सांसद बने हैं, क्यों?
क्यों उपेक्षा की गई? ब्राह्मण समाज को अनदेखा कांग्रेस कर रही थी और ब्राह्मण समाज को पूर्ण रूप से अनदेखा ये वर्तमान खट्टर सरकार कर रही है। खट्टर सरकार हमारे प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हमारे को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। मंशा क्या लग रही है सरकार और बता रही है कि हमको ठीक करेंगे, मंशा क्या? मंशा ब्राह्मणों को बैकफुट में ले जाने की मंशा है। ब्राह्मण जो है हमेशा, देखिए मैं एक बीच में बात एक और कहूँगा कि ब्राह्मण बहुत खुले दिल का व्यक्ति रहा है। ब्राह्मण कभी संकीर्णतावाद में नहीं फंसा। ब्राह्मण ने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की जो ना क्षमता ब्राह्मण में है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारे संसार को अपना परिवार मानने वाला ब्राह्मण, ये उद्घोष किसने किया? ब्राह्मण समाज ने किया। ये टाइम पे तो आप भी प्रचारक रहे हो, आज ऐसा क्या हो गया? अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, आपके उचित समय पर दूंगा जवाब आपका भी। उदाचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये नारा जो है ना, ये उद्घोष ये ब्राह्मण समाज का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई भी किसी प्रकार कोई दुख का भागी ना बने, ये कामना हमारी रही है। विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार की कामना रखने वाले ब्राह्मण समाज की अनदेखी। लेकिन कोई ये ना समझे कि ब्राह्मण समाज कमज़ोर है। पानी कितना ही सरल हो, लेकिन जब वो बहाव में चलता है ना, तो बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़ी शिलाओं को ध्वस्त कर देता है। और आज इस असफल विफल खट्टर सरकार के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजकतावादी हैं, वो खुले खेल रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रशासन लकवाग्रस्त हो चुका है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। कहाँ जाएं? लेकिन विकल्प हर चीज़ का है। हमने भी विकल्प चुना है और समय आने पर उस विकल्प का खुलासा भी होगा। आज हरियाणा सरकार राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर हमारी अनदेखी कर रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को खुले लाइन लगाया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर हमें कमज़ोर किया जा रहा है। और आप सामने देख ही रहे हैं, अभी तक वो खटखड़ की घटना तो हम भूले भी नहीं थे। एक ये नई घटना अलीपुरा की, गुंडा तत्वों ने जो है ना उस होनहार नौजवान अध्यापक को, जो शिक्षाविद था, शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में लगा हुआ था, उसको जो ना ख़त्म करने का काम किया। हौसले बुलंद हैं, गुंडा तत्वों के हौसले बुलंद हैं, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। राधे, आपने कहा कि विकल्प की ओर देख, तो फिलहाल ये माना जाए कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से दूर हो चुका है। ब्राह्मण समाज वर्तमान बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए निराशा में है, हताश है। क्योंकि जिन पर तकिया था मेरा, वही पत्ते हवा देने लगे। जिन पर जो ना, जिनको अपने बड़े नाज के साथ उनको सत्ता दी थी, और वही सत्ता में आने के बाद आज हमारे को हेय दृष्टि से देखते हैं। हमें कमज़ोर किया जा रहा है। हर मोर्चे पर खट्टर सरकार विफल है, किसी भी क्षेत्र में। मतलब सरकार से नाराजगी है या मुख्यमंत्री से नाराजगी है? मुख्यमंत्री से नाराज़गी है, मुख्यमंत्री कार्यशैली से नाराज़गी है। पार्टी तो कोई ऐसी और नहीं, लेकिन खट्टर सरकार, खट्टर की, मुख्यमंत्री खट्टर की जो कार्यशैली है, जो दब्बूपन है, इस दब्बूपन से जो ना हमें नाराज़गी है। दबंगई लोग आज भी जो ना खुलेआम चल रहे हैं। कोई किसी प्रकार की जो ना उन पर अंकुश नहीं है। निरंकुश हो चुका है यहाँ का शासन। प्रधान जी, पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल 3 साल 1.5 साल
सिर्फ एक अलीपुरा और खटखड़ वाली घटना को जो आपके केंद्र में रही है उसको छोड़ के और क्या बदला है? मतलब 7 साल की सरकार में ये 2 घटनाएं हुई हैं, बाकी क्या बदला है कि जिसमें आज आपको ये बात कहनी पड़ रही है? ये 2 घटनाएं तो आपके जींद के आसपास में हुई हैं। आप पूरे हरियाणा में उठा कर देखें, रोज़ राहजनी, डाकाजनी, लूट, फिरौती, आपके अखबार भरे पड़े हैं। कब तक धैर्य रखें? कब तक हम जो ना अपने आप को ये समझें कि हम सुरक्षित हैं? आज असुरक्षा का माहौल है। इस असुरक्षा के माहौल में अब लोग जो ना विकल्प तलाशने की ओर जुटे हुए हैं, सोच रहे हैं। अब ठगा सा महसूस कर रहा है हरियाणा का मतदाता। ब्राह्मण समाज जो है ना अपने आप को जो है ना महसूस कर रहा है कि बहुत गलती की, और अब पश्चाताप के कड़वे फल हमें चखने पड़ रहे हैं। तो प्रधान जी, इसमें आपका जींद की सभा है या और भी कहीं पूरे प्रदेश में कहीं और से भी आवाज उठी है? हमारा पूरे प्रदेश से संपर्क है। पूरा प्रदेश इस मुहिम में जो है ना अब है। पूरे प्रदेश का रोष है ये। पूरा प्रदेश आक्रोशित है, और समय समय पर जो है ना अब वो उनका आक्रोश, उनका रोष वो आपके सामने उजागर होगा। और यहाँ आज हमने यहाँ से शुरुआत की है, क्योंकि ये तात्कालिक घटना है। ये यहीं हुई है, इसमें अलीपुरा में। और 2-4 महीने पहले एक दबाव में आकर के एक महिला ने आत्महत्या की थी। इसी तरह से एक ललित खेड़ा के अंदर आक्रमण हुआ है बैठे हुए नौजवानों पर। ललित खेड़ा के अंदर उनकी बड़ी मुश्किल से एफ आई दर्ज कराना तो ना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जैसे कि कोई नौकरी मांग रहे हैं, FIR दर्ज कराना ही इतना मतलब एक पापड़ बेलने वाली बात हो गई है। ललित खेड़ा में हुआ, खोखरी के अंदर हुआ, कहाँ नहीं है। आप 2 घटना कह रहे हैं, मैं अनेक घटना हुई है यहाँ पर। घटना तो किसी राजनीतिक स्तर पे जो आज आपने जितनी बड़ी बात कही है, मैं राजनीतिक स्तर पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बदला क्या है राजनीतिक स्तर पर? मतलब एक आपके मैंने बताया रामविलास पासवान आपके बहुत मित्र है। पासवान नहीं, रामविलास शर्मा। नहीं, रामविलास पासवान भी इनके बहुत बड़े नहीं, रामविलास शर्मा। पुनः आप संशोधन करें, रामविलास शर्मा। मैं जो कह रहा हूँ उनकी पार्टी के साथ गड़बड़ हुई है। एक देश में उसके बड़ा एक किसान आंदोलन चला हुआ है। इतने उस दौरान में इस तरह किसान आंदोलन चला हुआ है, उनकी जायज़ मांगों हैं, उनको मान करके उनको उठा दिया जाना चाहिए। अगर उनकी मांगे सही हैं, किसान आंदोलन सही दिशा में है, तो उनकी क्यों नहीं मांगे मानी जा रही? 6 महीने से क्यों माहौल खराब किया जा रहा है हरियाणा का? आज ऐसी क्या परिस्थिति है? हरियाणा का मैं उचित समय पर आपकी बात दूंगा। मैंने जो मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ सुनिए। हरियाणा को क्यों गढ़ बना गया? ये बाहर से आए हुए लोग हरियाणा को जो नगढ़ बना रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर की जो भी ये केंद्रीय स्तर की जो भी डिमांड हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका हल तो केंद्र ने करना है। लेकिन इस अनुभवहीन इस मुख्यमंत्री ने अखाड़ा बना दिया हरियाणा को। और हमारा भाईचारा सदियों से 36 बिरादरी का जो भाईचारा है सदियों से चला रहा है, उसको जो ना ख़त्म करने की जो ना एक साजिश रची जा रही है। हम गांव देहात के लोग हैं, हम गांव देहात में रहते हैं, एक दूसरे के जो नाम साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। हर प्रकार के जो ना मामलात में हमारा सहयोग रहता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे छोटा व्यापारी है। लेकिन अब सभी दुखी हैं, कर्मचारी से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, छोटे दुकानदार से लेकर के सभी दुखी। नौजवान दुखी, महिलाएं दुखी, सब कौन दुखी नहीं है। इसी सरकार से सभी दुखी हैं, मौके की तलाश में। अनदेखी के खिलाफ समाज कुछ एकजुट होगा या कुछ क्या करेगा? हाँ जी, अनदेखी हो रही है जो समाज की, हाँ समाज एकजुट होगा, क्यों नहीं होगा। कब तक संभावना है? देखिए, एक मिनट, ये आप भगवान परशुराम का चित्र देखिए। ये 2 उंगली हैं, इन 2 उंगली बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका बहुत बड़ा संदेश है इन 2 उंगलियों का। एक उंगली कहती है कि हम शास्त्रों में निपुण हैं, हम बुद्धिमान हैं, सरकार हमें बेवकूफ़ ना समझे, हम शास्त्रों में निपुण हैं। शास्त्र हमारी जो है ना अमानत है, धरोहर है। हम शास्त्रों को साथ लेकर चलने वाले हैं, शास्त्र के विरुद्ध हम काम आचरण नहीं करेंगे। दूसरी, अगर शास्त्रों की नहीं चलेगी, अगर बुद्धि का काम नहीं होगा जहाँ, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ मजबूरी में फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। प्रधान जी आपने 2-3
नेताओं की बात अग्रतः चतुरो वेदा, ये चारों वेद हमारे सामने हैं। पृष्ठतः सहस्रम धनु, पीठ पीछे हमारे तीर धनुष भरा हुआ है। इदम ब्राह्मण इदम क्षात्रम शापादपि सरादपि, हम जो है ब्राह्मण समाज जो है ना कोई कमज़ोर समाज नहीं है, ये विकल्प की हैसियत रखता है। हमने कांग्रेस का विकल्प बीजेपी दिया और बीजेपी के लिए भी जो ना हमारे पास विकल्प चुन लेगा समय सब कुछ जो ना। तो ये माना जाए कि ब्राह्मणों ने भाजपा सरकार के खिलाफ शस्त्र उठा लिए हैं। हाँ, अगर ये उठा लिए हैं, जब ये अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, कोई अपने आप में कोई किसी प्रकार हमारी जो ब्राह्मण समाज की जो अनदेखी की जा रही है इसको बंद नहीं करेंगे, सभी को समान लेकर के साथ में लेकर चलेंगे तो वो दूसरा विषय है। लेकिन अगर ये इसी प्रकार इस कुंभकर्ण नींद सोती रही है सरकार, कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाया करता था, ये तो 7 साल से सोई हुई है। प्रधान जी मैं ये कह रहा था कि आपने 2-3 नेताओं के नाम लिए, पंडित रामविलास शर्मा है, अरविंद शर्मा है, कौशिक जी हैं, मतलब इनकी बात सियाराम शास्त्री को क्यों रखनी पड़ रही है, ये क्यों नहीं रख रहे अपने पास? मैं ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ, समाज की मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं एक जिम्मेदारी की हैसियत से जो मैं बात रख रहा हूँ। पेट में दर्द मेरा तो दवाई तो मैंने भी लेनी पड़ेगी। हाँ, जो जिसको दर्द होगा वही दवाई लेगा। मुझे दर्द है इस बात का, मुझे दर्द है। अनदेखी है, पूरे समाज की अनदेखी है कि ये तो 2 लोकसभा चुनाव 2 ही लड़ेंगे ना, 2 ही सांसद बनेंगे, वहाँ ज़्यादा तो बनने से रहे। 2 में से जो ना दोनों ने कैसा कारनामा किया, बीजेपी की झोली में डाला है उनको, जहाँ की कोई उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, वो आपो की स्थिति में थी बीजेपी, उसको 2 जो ना योद्धाओं ने वहाँ जो ना दिया, और अनुभवी हैं दोनों, नए नहीं है, इसकी तो नौसिखी नहीं है, पहली बार MLA बना, पहली बार मुख्यमंत्री बना दिया, वो तो अनुभवी हैं, उनकी पकड़ है समाज में और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से सांसद बने, सोनीपत में जो ना सब निर्दलीय बने, सभी पूरे समाज ने उनको बनाया। पार्टी 101 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को के प्रधान को जो ना हरा करके वो बने, उनका एक कारनामे करिश्मे उनको भुला सकते हो आप? कोई भुला सकता है उनके कारनामे करिश्मे को? डॉक्टर साहब ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ना, वो अगला चुनाव शिवसेना में हार के गए, शिवसेना में हार गए तो ये तो चलो लोकतंत्र में राजनीति का चलता रहता है। शिवसेना में नहीं, सोनीपत से शिवसेना में हार जीत तो लोकतंत्र में चलती रहती है चुनाव में। आपको क्या लगता है? हम नेगेटिव नकारात्मक हम बात नहीं देखते, हम सकारात्मक सोच रखते हैं। आपको क्या मुख्यमंत्री आप सारी बीजेपी की सारी नकारात्मक ही देख रहे हैं उसकी एक, आप अब हमारे साथ तो नकारात्मक सोच है उसकी नहीं। जब परिवार का मुख्य मतलब गलत होगा, परिवार के गिरेगा। प्रधान जी आपको क्या लगता है, आपने कभी हरियाणा में ब्राह्मणों की अनदेखी हो, आपको क्या लगता है कि जो सांसद हैं, जो बीजेपी में ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, उनको पार्टी से अलग हो जाना चाहिए समाज के? देखो ये राजनीतिक मसला है, ये वो सोचेंगे। आपका सुझाव क्या है? आपका मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लेकिन समाज में रहते हुए मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि मैंने भी वोट किया उनको, मैंने भी इस पार्टी की सेवा की है, मैं भी 50 साल से इस पार्टी में हूँ। सन 1962 का मैं RSS का कार्यकर्ता हूँ। मैं पहली बार आज जो ना मैंने ये जो ना बोलना पड़ रहा है इस बीजेपी की और जनसंघ, मतलब सन 80 में जनसंघ इसकी बीजेपी की स्थापना हुई, मतलब जनसंघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। तो उस मंच पे भी कभी ये बातें उठी? हाँ जी, उस मंच पे भी कभी ये बातें उठी? क्या था? उस मंच पे भी बातें उठी है, बीजेपी और RSS के मंच पे भी ये बातें उठी? हाँ होंगी, जब समय लगेगा करेंगे। आप भी जुड़े हुए RSS का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता का स्वयं सेवक रहा हूँ। शाखाओं को हमने जो ना अटेंड किया है, शाखाओं में हम गए हैं और हम RSS की विचारधारा से आज भी प्रभावित हैं। आपके मुख्यमंत्री भी तो संघ से जुड़े रहे हैं, फिर भी इतना खटास क्यों? वो उनकी मानसिकता क्या है, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या वजह है। कोई पूर्वाग्रह से दुराग्रह से ग्रस्त होंगे किसी राजनीतिक व्यक्ति से, कोई पूर्वाग्रह हो सकता है उनका। और एक और अभी विजेंद्र जी, हमारे हरियाणा का, बल्कि मैं कहूँगा भारतीय विशाल जूड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसने खालिस्तानियों से, जो खालिस्तानी भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का जो अपमान कर रहे थे, उसको जला रहे थे, उस नौजवान ने अपनी भारतीयता और राष्ट्रवाद को दिखाते हुए उन खालिस्तानियों के साथ में
उसने शारीरिक रूप से उनको पंगा लिया, उनसे उनको खदेड़ा वहाँ से। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन खालिस्तानियों के दबाव में आकर के उस नौजवान को कारागार में डाल दिया। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा हरियाणा, सभी 36 जात बिरादरी के लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने प्रयासों से उस नौजवान को वहाँ से, उस कारागार से मुक्त कराए। और हम उस परिवार की, जो हरियाणा करनाल का रहने वाला, हम उसके साथ में हैं। हाँ, कोई और आप